Big hello to everyone and welcome back, dear friends. Dear learner, in this lecture we are going to cover about the emblem of India. जी हाँ, आज की इस लेक्चर के अंदर आप जो सभी अभी लाइव देख रहे हैं एब्लम के बारे में बात करेंगे। अब एब्लम किस देश की बात करें, ऑफ कोर्स ये बात आप सभी को पता होगी कि अगर हम इंडिया के रहने वाले हैं तो डेफिनेटली वी आर हियर फॉर नोइंग अबाउट द फैक्ट्स ऑफ एब्लम ऑफ इंडिया, जो कि किस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन देता है और किसके ऊपर बेस्ड है और उसका मेन मोटिव क्या है, किसने अडॉप्ट किया था और कब अडॉप्ट हुआ गया है, तो इसके फंक्शनरीज क्या हैं, इसका मतलब इसकी जो यूजेज है, कहाँ कहाँ पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो इसके ऊपर लाइंस होते हैं और जो सिंबल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर आप देखने ही वाले हैं। सो डियर फ्रेंड, आप सभी के सामने यहाँ पे नेशनल जो एब्लम है वो दिख रहा है, आप सभी के सामने दिख रहे हैं, जो 3 लाइन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। उसके बाद अगर आप बॉटम में देखो तो अशोक चक्र दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक बुल दिख रहा है, यहाँ पे एक हॉर्स दिख रहा है, और इसी तरीके से उसकी पिछली साइड भी एक यहाँ पे क्या है, लॉइन है, और उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे बुल और हॉर्स है वहाँ पे एलिफेंट और वहाँ पे क्या है, एक लॉइन है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप सभी अभी शाम के 7:30 बज रही है। आई होप यू ऑल आर eagerly watching this video and definitely it will help you to improve your knowledge regarding to the emblem of India, कि जो हमारा एब्लम है और उसके बाद सत्य में जयते है उसके बारे में भी देखेंगे कि उसका क्या कंसेप्ट रहता है और उसको कहाँ से लिया गया है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद ये जो हमारा नेशनल एब्लम होता है इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, और किसका जो ऑफेंस होता है यानी कहीं पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट डियर फ्रेंड्स, आप सभी को एक अच्छे तरीके से एक क्यूरियोसिटी के साथ एक अच्छी लर्निंग के लिए आप सभी को यहाँ इस वीडियो को अच्छे से एंड करना है, अच्छे तक एंड तक देखना है, ताकि आपको यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अच्छे से पता लग पाए। सो डियर फ्रेंड, विदाउट डिलेइंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडेज लेक्चर। हम सभी लेक्चर को शुरू करने वाले हैं। प्लीज़ एक बार मुझे कंफर्म करें चैट बॉक्स के अंदर, आर यू रेडी फॉर टुडेज लेक्चर? क्या आप इस लेक्चर के लिए रेडी हैं? यस और नो? इफ़ यू आर रेडी देन गिव मी थम्स अप, आर यू कैन से यस, सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज लेक्चर विच इज़ ऑल अबाउट ऑफ नेशनल एब्लम, या वी कैन से दैट एब्लम ऑफ इंडिया। डियर फ्रेंड, एक बार आप सभी अपने अपने स्टेटस पे इसको लगा दें, और अपने अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप है बने हुए उनके अंदर आप एक बार शेयर कर दें, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दें और अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर दें, ताकि वो सभी हम मिलजुल कर एक परिवार की तरह इस नेशनल जो एब्लम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एब्लम ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके जो फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम सभी अच्छे तरीके से एक नॉलेज ले पाए, ज्ञान प्राप्त कर पाए। सो डियर फ्रेंड, विदाउट डिले हम शुरू करते हैं, एब्लम ऑफ इंडिया शुरू करते हैं। आई होप यू ऑल हैव शेयर्ड टुडेज लेक्चर। तो देखो यहाँ पे इस तरीके का सिंबल होता है, आप सभी को कल की वीडियो के अंदर, कल की लेक्चर के अंदर जो 7:30 पे इवनिंग में रखी गई थी उसके अंदर भी आप सभी ने अच्छे से पार्टिसिपेट करा था, एंड आई होप इट वाज रियली बेनिफिशियल फॉर यू, और आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उस लेक्चर से, उस वीडियो से पता चले थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे सत्य में जयते आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे किसके, ये नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया को भी रिप्रेजेंट करता है। ये एब्लम ऑफ इंडिया ये एक नेशन सिंबल भी होता है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल में हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी को, हमारी इंडिया की वननेस को शो करता है, और यहाँ पे एक फ्रीडम के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में भी ये हमें क्या देता है, एक आइडिया देता है दूसरी कंट्रीज को। इसी तरीके से आज हम नेशनल एब्लम ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, और आप सभी को पता है कि नेशनल एब्लम कैसा दिखता है। आपके सामने यहाँ पे स्लाइड्स के ऊपर यहाँ पे आपको मैंने पिक्चर भी रखी है, ताकि आप इस सिंबल को आइडेंटिफाई कर पाए और आप सभी ये जान पाए कि ये क्या नेशनल एब्लम ऑफ इंडिया है। डिफरेंट, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से नेशनल जो एब्लम ऑफ इंडिया इसको क्या रिप्रेजेंटेट करता है, ये क्या रिप्रेजेंटेटिव है। ये रिप्रेजेंटेटिव है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, जो रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन करता, क्यों करता, क्योंकि ये इसकी जो फॉर्मेशन हुई, जो अडॉप्टेशन हुई वो 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली हुआ था, और जबकि इंडिया को क्या बनाया गया था, एक रिपब्लिक इंडिया हमारा बना था, एक रिपब्लिक गणतंत्र दिवस जिस दिन हम मनाते हैं उस दिन हमने क्या करा था, इसको अडॉप्ट भी करा था।
उसके बाद ये किसके ऊपर बेस्ड है डियर फ्रेंड, तो ये लाइन कैपिटल ऑफ द अशोका, जब हमने फ्लैग के बारे में पढ़ा तो उसके अंदर भी ये जो लाइन कैपिटल ऑफ अशोका जो सरनाथ कैपिटल थी उसके बारे में हमने देखा था, क्योंकि उसके बीच में से जो उनका एक चक्र था यानी अशोक चक्रा था उसके सिंबल जिसके अंदर आपने 24 स्पोक्स देखी थी, और वहां पे 24 स्पोक्स वहां पे 24 थिंग्स को यानी जैसे सेल्फलेसनेस आ गया था, ट्रूथफुलनेस आ गया था, उसके बाद और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो उनको वो आइडेंटिफाई करता था। इसी तरीके से यहाँ पे जो 24 स्पोक्स है ये 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करती वो भी देखने वाले हैं। तो ये अब सरनाथ कैपिटल ये कहाँ पे आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब इसका मेन मोटिव क्या है, सत्य में जयते, यानी सच ही सबसे ज्यादा ताकतवर तो होता है, सच की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते, यानी इसको अगर इंग्लिश के अंदर अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, यानी सच की हमेशा जीत होती है, सच अकेला ही काफी होता है। सो डियर फ्रेंड ये मैंने अपने स्टडी टेबल के ऊपर टैग भी लगा के रखता हूं बिकॉज इट्स वेरी इंस्पायरिंग जस्ट कोट सत्य में जयते ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, एंड आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग दिस कोट, इट्स वेरी वंडरफुल कोट विच रियली कनेक्ट्स आवर हार्ट एंड सोल। डेफिनेटली ये पैट्रियोटिज्म को भी क्रिएट करता है, एक प्रोड्यूस करता है हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो अपने एक देशभक्ति की ओर मीन्स अग्रसर होता है। इसी तरीके से हमें अपने देश, अपने एम्बलम, अपने नेशनल फ्लैग या फिर अपने कंट्रीमैनशिप को जरूर शो करना और उनको प्रोटेक्ट भी करना है, बिकॉज इट्स आवर ड्यूटी बीइंग एन इंडियन सिटीजन। वी मस्ट हैव टू गो अहेड विद द प्रिवेंटिव मेजर्स सो दैट वी कैन जस्ट सेव द प्राइड ऑफ आवर नेशन एंड वी कैन गिव द रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल सिंबल्स, जो हमारे नेशनल सिंबल्स है। उसके बाद अगर इसकी अडॉप्टेशन की बात करी जाए तो ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, माधव सावनी के द्वारा इसको अडॉप्ट करा गया था। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर, हु हैड अडॉप्टेड एम्बलम ऑफ इंडिया या हु was the first man who has adopted emblem of India, तो आप वहां पे लिख सकते हैं माधव सावनी करके लिख सकते हैं। और ये कब अडॉप्ट किया गया था, मैंने अभी आपको बताया जनवरी 26 1950 को ये अडॉप्ट करा गया था, और उसी दिन हमारा जो इंडिया था वो रिपब्लिक बना था, यानी गणतंत्र दिवस भी उसी दिन हम मनाते हैं। तो इस तरीके से आपको एम्बलम ऑफ इंडिया के बारे में कुछ आइडिया रखना है। डिफरेंट और भी अच्छे तरीके से बात करें, अगर कंट्री की बात करें, फॉर ए कंट्री जो नेशनल एम्बलम होता है ये एक सिंबल होता है किसका, एक अथॉरिटी का सिंबल है, और एक रिप्रेजेंट करता है किसको, बेसिस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंबल ऑफ अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद बेसिस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी जो है उसको भी ये यहाँ पे नेशनल एम्बलम यहाँ पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बताता है। अगर एक मैं ओवरव्यू में बताऊं किसके जो फंक्शनरीज है, इसके यूजेज मैं आपको बताऊंगा अक्सर, लेकिन पूरे बताऊंगा, अक्सर की बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको एक सही तरीके से इसके यूजेज बताऊंगा कि कहां पे किस जगह पे आप एम्बलम ऑफ इंडिया को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके फंक्शनरीज, मेन फंक्शनरीज की बात करें या अथॉरिटीज की बात करें, ये कहां पे यूज होता है, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के और यूनियन मिनिस्टर के, यहां पे उनके साथ अथॉरिटीज के साथ हम इसका क्या देते हैं, यहां पे इसका यूज करते हैं, उसको यहां पे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये यहां पे एक उच्च कोटि का ये सिंबल होता है जिसको आप एम्बलम ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, यानी एम्बलम के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें हम अपने नेशनल एम्बलम की बात करें तो ये यहाँ पे 3 लाइन जो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, 1 2 और 3, ये यहाँ पे 3 लाइन शो हो रहे हैं। ऐसे तो 4 लाइंस होते हैं, लेकिन अगर इसके फ्रंट व्यू से आप इसको देखें तो ये यहाँ पे 3 ही लाइन को यहाँ पे क्या करता है, शो करता है। और जो 4th वन होता है वो क्या होता है, हिडन होता है, क्योंकि यहाँ पे व्यू से, फ्रंट व्यू से इसको नहीं देखा जाता। अगर ये 3 व्यू की बात करें, देखो यहाँ पे 3 लाइन की बात करें, मैं आपको चारों के बारे में बात करूंगा कि ये 4 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसका ये सिंबल है, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन अभी हम बात सिर्फ 3 लाइंस की बात करते हैं, क्योंकि ये 3 ही लाइन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये क्या सिंबलाइज करते हैं, ये यहाँ पे पावर को, शक्ति को, करेज, साहस को और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 लाइन आपको ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये अशोक चक्र है, ये बुल है, ये हॉर्स है, लाइन और एलिफेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में भी आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। डीप ने एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं, क्या आपको यहाँ तक अभी तक समझ आया पूरा, इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़े जा रहे हैं, क्या आपको ये समझ आ रहा है और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो रही है और नहीं हो रही है, तो वो भी आप एक बार बताएं। या कोई इशू है मेरी वॉइस के साथ, स्पीड के साथ, आई होप यू आर ऑल हैबिचुअल, कि आप मेरी वॉइस की हैबिचुअल हैं, तो आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट इफ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ इशू, यू कैन प्लीज
पुट इन चैट बॉक्स सो दैट आई कैन कम टू नो, उस तरीके से मैं अपने आप को उसी गेयर के अंदर चेंज करूं ताकि आप सभी को अच्छा बेनिफिट मिल पाए। सो डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं यहाँ पे और अच्छी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। जो ऑल द लॉइंस, जितने भी यहाँ पे लॉइंस हैं, जो हम शेयरों की बात करें, ये किसके ऊपर है? एक यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सर्कुलर एबेक्स, ये यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर है, तो इसके ऊपर इसको एबेकस कहा जाता है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया, तो यहाँ पे आज आप देख सकते हैं। और ये नहीं, यहाँ पे सेंटर ऑफ द एबेक्स, ये यहाँ पे सेंटर में ये लाइन इसके ऊपर होते हैं, माउंट करे हुए होते हैं, रखे हुए होते हैं। और यहाँ पे इनके साथ साथ एक चक्रा भी है, यहाँ पे अशोक चक्रा, जिसको आप व्हील के तरीके से भी देखते हैं। ये यहाँ पे क्या सिंबलाइज करता है? ये यहाँ पे धर्म चक्र को सिंबलाइज करता है, यानी राइटोजनियस। हमने कल भी पढ़ा था, धर्म चक्र को राइटोजनियस भी कहा जाता है, उसके बारे में यह बताता है। उसके बाद ये मैं पूरे तरीके से पढ़ाने वाला हूं, लेकिन एक बार देखें, ये जो 4 स्मॉलर एनिमल्स होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, जो लायन होता है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, एलिफेंट जो होता है वो ईस्ट को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये 4 डायरेक्शन को ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात आपको याद रखना है कि जो एबेकस इज ग्रीडेड बाय 4 स्मॉलर एनिमल्स, जो गार्डियंस ऑफ 4 डायरेक्शन भी इनको कहा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद द हॉर्स ऑफ द साउथ, जो हॉर्स होता है, जो घोड़ा होता है, वो साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो बुल होता है वो वेस्ट डायरेक्शन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अब इनके बारे में और अच्छी तरीके से देखते हैं। देखो, तो नेशनल एम्बलम जो होता है वो उसके 4 लाइंस थे, अब एक हिडन हो जाता है ताकि वो फ्रंट व्यू से नहीं दिखता है, वो फ्रंट व्यू से नहीं दिखता और 3 ही लाइंस दिखते हैं। मैंने पहले बात करी कि जो 3 लाइंस हमें फ्रंट व्यू से दिखते हैं वो पावर, कॉरेज और कॉन्फिडेंस को सिंबलाइज करते हैं। अगर आप चारों की बात करें तो 4 लाइंस यहाँ पे किसको? एक पावर को, कॉरेज को, प्राइड को, गर्व और कॉन्फिडेंस, आत्मशक्ति को, आत्मविश्वास को यहाँ पे क्या करते हैं? सिंबलाइज करते हैं। और यहाँ पे जो सर्कुलर के अंदर एबेक्स जो होता है, ये जो ग्रिडेड होता है किसके साथ? 4 एनिमल्स के साथ। मैंने अभी आपको पहले ओवरव्यू भी दिया। वो क्या सिंबलाइज करते हैं? वो गार्डियन ऑफ 4 डायरेक्शंस, यानी यहाँ पे गार्डियंस ऑफ 4 डायरेक्शन को क्या करते हैं? सिंबलाइज करते हैं। लाइन यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन को, एलिफेंट यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन को, हॉर्स यहाँ पे साउथ डायरेक्शन को, और जो बुल होता है, जो बेल होता है, ये यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन को क्या करता है? सिंबलाइज करता है। उसके बारे में हमें बताता है। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं वो किसके द्वारा सेपरेट करे गए होते हैं? तो आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो धर्म चक्र इनके बीच में होते हैं उसके द्वारा ये सेपरेट करे गए होते हैं। और यहाँ पे जो धर्म चक्र होता है वो किसके बारे में बताता है? ये राइट बिलो द 4 लाइंस, यानी जो एक माउंटेड यहाँ पे एक सर्कुलर एबेकस होता है, उसके नीचे यहाँ पे जो धर्म चक्र होता है वो होता है, जिसके ऊपर 4 लाइंस होते हैं और इसकी 24 स्पोक्स होती है। जिस तरीके से आपने फ्लैग के अंदर देखा था व्हाइट बैंड के अंदर, उसकी कितनी स्पोक्स थी? 24 स्पोक्स थी। इसी तरीके से ये यहाँ पे वही चक्र है जिसकी 24 स्पोक्स होती है। वहाँ पे वो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग क्वालिटी को इंडिकेट करता था, लेकिन यहाँ पे जो 24 स्पोक्स हैं, ये यहाँ पे 24 आवर्स इन ए डे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बीच में भी आपको यहाँ पे ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो 24 होती है स्पोक्स फ्लैग के अंदर, वो अलग अलग 24 क्वालिटीज को बताती हैं, जिसके अंदर इंटीग्रिटी आती है, राइटोजनेस आता है, उसके बाद सेल्फलेसनेस आता है, उसके बाद लव आता है, पीस आता है, उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी और भी मैंने 24 क्वालिटीज़ को आपको पढ़ाया था। आपने आई होप उसको लिखा भी होगा और अच्छी तरीके से उसको रिवीजन भी करा होगा। सो डियर फ्रेंड, इसी तरीके से यहाँ पे जो 24 स्पोक्स होती है वो 24 आवर्स इन ए डे के बारे में हमें बताती है। अब यहाँ पे बात करें, जो यहाँ पे 4 एनिमल्स होते हैं जो 4 डायरेक्शंस को बताते हैं, तो ये यहाँ पे लाइन किसका सिंबल होता है? ब्रेवरी का, बहादुरी का। उसके बाद अगर एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है। और आप देखते हैं कि हाथी कितना विशाल होता है। ये यहाँ पे जो हाथी जो रिप्रेजेंट करा जाता है एम्बलम ऑफ इंडिया के ऊपर, तो ये यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि हमारी जो एकता है, जो स्ट्रेंथ है हमारी इंडिया की, वो बहुत ही क्या है? मजबूत है। उसके बाद अगर आप बात करें हॉर्स की बात करें, तो अगर आपको हॉर्स ये यहाँ पे साउथ डायरेक्शन को बताता है, तो ये यहाँ पे लॉयल्टी, स्पीड और एनर्जी को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। उस तरीके से अगर बुल की बात करें तो बुल यहाँ पे आपको पता है इसको हल जोतने के काम भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे हार्ड वर्क और स्टीडी फास्टनेस को, यानी जिसको एक कॉन्स्टेंसी भी कहा जाता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बुल का इंडिकेशन यहाँ पे एम्बलम ऑफ इंडिया के ऊपर हमें जानने को मिलता है।
उसके बाद बात करें एबेकस की बात करें तो ये यहाँ पे एक लोटस इन फुल ब्लूम है। ये एक लोटस के ऊपर यहाँ पे रेस्ट करा गया, जिसका मतलब होता है फाउंटेन हेड, यानी एक फुहारा होता है उसका सिर की तरह यहाँ पे है। उसके बाद ये यहाँ पे फाउंटेन हेड यहाँ पे क्रिएटिव और फुलनेस को शो करता है। ज़िंदगी की जो नहीं एक क्रिएटिविटी होती है, एक लिवलीहुड के अंदर, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम एक क्रिएटिविटी करते हैं और एक भरपूर हम कर अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं। तो ये यहाँ पे जो लोटस है इन फुल ब्लूम, यानी पूरा जो खिला हुआ है, ये यहाँ पे क्रिएटिविटी और फुलनेस को यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो मोटो जो सत्य में जयते का होता है, जो इंस्क्राइब बिलो द एबलम होता है, ये आपने देखा भी था कि किस तरीके से एबलम के नीचे यहाँ पे इसको शो करा गया था, जिसको कहाँ से कोट करा गया, यानी मुंडा का उपनिषद के अंदर से इसको, यानी जो देवनागरी की स्क्रिप्ट है उसमें से यहाँ पे लिया गया है। डियर फ्रेंड, आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि जो द वर्ल्ड सत्य में जयते, यानी जिसको इंग्लिश के अंदर आप ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स भी कहते हैं, हैव बीन इंस्क्राइब्ड इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ये किस स्क्रिप्ट के अंदर, ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये किस स्क्रिप्ट के अंदर से लिखा गया है, लिया गया है, मीन्स उसके इंस्क्राइब्ड करा गया है, उसको देवनागरी स्क्रिप्ट कहा जाता है। यानी जिसको एक बहुत ही एक पवित्र हिंदू वेदास माना जाता है, हिंदू का एक वेद है जिसको यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी जिसका नाम यहाँ पे क्या है, मुंड का उपनिषद के नाम से भी इसको जाना जाता है। आई होप डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आई है। अब बात करते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं कि किस तरीके की हमारी एबलम की जो हिस्ट्री रही वो रही। अगर आप बात करें हिस्ट्री की बात करें तो जो हिस्ट्री बिहाइंड नेशनल एबलम्स है, ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल है, क्योंकि ये यहाँ पे 3rd सेंचुरी के बारे में बताती है। और वहाँ पे हमने फ्लैग के अंदर भी देखा था कि जो सरनाथ लाइन कैपिटल थी वो यहाँ पे 3rd सेंचुरी की बात करती थी, बिफोर क्रिस्ट की बात करती थी। उस टाइम पे जो तीसरे जो यहाँ पे राजा थे, मौर्यन एम्पायर थे, जिनका नाम अशोका था, तो एक बहुत ही बड़े वो राजा थे, शासक थे, जिन्होंने पहली बार एक फर्स्ट ट्रू एम्पायर को इस्टेब्लिश करा था। एक प्रोमिनेंट लीडर के तरीके से वो इंडिया के अंदर उभरे थे। उसके बाद ये उनकी एक ब्लडशेड एक वार हुई थी, जिसको कलिंगा वार भी कहा जाता है। तो उसके अंदर अशोका एक मीन्स अच्छे तरीके से एक सौरव और ग्रीफ के साथ, बहुत ही दुख और यहाँ पे एक नॉन वायलेंट तरीके से उन्होंने क्या करा था, मीन्स यहाँ पे उनका एक असर हुआ था और एक बहुत ही दुख था। जिसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे यहाँ पे अप्रोच करा था और लास्ट पे अपने मन की शांति के लिए उन्होंने क्या करा था, बुद्धिज्म को अडॉप्ट करा था, बुद्धिज्म को अपनाया था। उसके बाद जो लाइन कैपिटल थी वो स्टैब्लिश भी इनके द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, आसपास 250 ईस्वी के बिफोर क्रिस्ट के बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अप्रॉक्सीमेटली ईयर 250 बीसी के अंदर यहाँ पे जो लाइन कैपिटल सरनाथ थी उसको स्टैब्लिश करा गया था। किसके द्वारा, जो मौर्यन एम्पायर, 3rd मौर्यन एम्पायर थे, जिनको मीन्स एम्पायर अशोका के नाम से भी जाना जाता, उनके द्वारा यहाँ पे स्टैब्लिश करा गया था। अब ये क्यों किया गया था, क्योंकि ये यहाँ पे जो स्पॉट था, जो सरनाथ स्पॉट था, ये बुद्धा के बारे में यहाँ पे रिप्रेजेंट करता था। क्योंकि यहाँ पे जो लॉर्ड बुद्धा थे, उन्होंने यहाँ पे क्या करा था, जो अपनी इंपॉर्टेंट जो नॉलेज थी, जो अपना ज्ञान था, उसको दिया था किसको, अपने 5 शिष्यों को, 5 डिसिपल्स को यहाँ पे उन्होंने क्या करा था, जो नॉलेज ऑफ धर्मा था उनको वहाँ पे क्या दिया था, उनको वहाँ पे इम्पार्ट करा था, दिया था। उसके बाद मैंने और भी अच्छे अच्छे पिलर्स बनाए गए थे जो वर मेड बाय हिम, बट मोस्ट ऑफ देम कंटेंट सिंगल एनिमल ऑन द टॉप। जिस तरीके से हमारा नेशनल एम्बलम का ये पिलर आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको 4 एनिमल्स दिख रहे हैं या शेर दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से दूसरे भी यहाँ पे उन्होंने सिंबल्स बनाए थे, पिलर्स बनाए थे, लेकिन उनके ऊपर मोस्टली एक ही जानवर, एक ही एनिमल वहाँ पे रहता था। इसी तरीके से हमारे जो 4 एनिमल्स थे या 4 यहाँ पे लायंस थे, तो इस तरीके से ये यहाँ पे एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन देते थे और इसी बेस पे हमारे जो एम्बलम था इंडिया का उसको रखा गया है। ही एस्टैब्लिश ए नंबर ऑफ स्क्रिप्चर्स, बहुत ज़्यादा स्क्रिप्चर्स इन्होंने लिखे थे। स्टूपास थे, स्टोन क्रेविंग थ्रू आउट हिज किंगडम, जो पूरे राज टाइम उनके किंगडम के अंदर उन्होंने स्टोन के ऊपर क्रेविंग करी थी, यानी पत्थरों की तराशी करी थी और उसके बाद वहाँ पे डिज़ाइनों को फ्रेम करा था। आप अपने आसपास भी देखते होंगे, अगर पानी की जगह देखें तो वहाँ पे अक्सर पुराने ज़माने के पत्थरों के ऊपर यानी क्रेविंग करी गई है, उनको तराशा गया है और उनके ऊपर डिज़ाइन बनाए गए राजा महाराजाओं के या फिर किसी के नाम भी लिखेंगे। तो इस तरीके से उनके टाइम पे भी ये रखी गई थी। और यहाँ पे थ्रू आउट हिज किंगडम, अब क्यों उन्होंने क्रेविंग करी थी स्टोन के ऊपर, ताकि वो जो प्रिंसिपल्स थे, जो सिद्धांत थे बुद्धिज्म के, उनको वो दूसरों तक पहुँचा पाए और दूसरों को पढ़ा पाए, ताकि ये एक मैसेज दूसरों तक यानी प्यार, अमन और भाईचारे का मैसेज दूसरे लोगों तक पहुँचा पाए। एंड लाइन कैपिटल जो थी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्किटेक्चर था, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आर्किटेक्चर करा गया था। और किसके नाम से, वो जो किंग
किंग अशोका थे, यानी एम्परर अशोका थे, जो थर्ड मौर्यन एम्पायर थे, जिसके ऊपर इसके नाम के बेसिस के ऊपर यहाँ पे जो लाइन कैपिटल थी वो एक मोस्ट फेमस आर्किटेक्चर के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन बात करें, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका की बात करें तो ये एडॉप्टेड किसके द्वारा करी गई थी? पहले इसको एम्ब्लम ऑफ द डोमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। जब कब की बात है? ये दिसंबर 1947 की बात करें। लेकिन अगर आप करंट वर्जन की बात करें, अगर नेशनल एम्ब्लम की बात करें जो करंट वर्जन में आज चल रहा है, तो उसकी अगर ऑफिशियली अडॉप्टेशन कब हुई थी तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जब हमारा देश को क्या मिला था? एक गणतंत्र दिवस का एक टैग मिला था, टाइटल भी मिला था। तो इस तरीके से यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एम्ब्लम के बारे में आपको जानने को मिला। उसके बाद अगर आप बात करें, और आप सभी को पता भी होना चाहिए कि किस किस जगह पे हम अपने नेशनल एम्ब्लम का यूज़ कर सकते हैं, तो वी आर हियर टू नो अबाउट द यूजेज ऑफ एम्ब्लम ऑफ आवर इंडिया, कि जो हमारा इंडिया के एक पिलर है जो एम्ब्लम के नाम से भी जाना जाता है, जाना कि एम्ब्लम ही कहा जाता है उसको। तो ये यहाँ पे किस तरीके से यूज़ होता है, तो करेंटली जो एम्ब्लम होता है वो हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटीज़ के अंदर ही हम इसको यूज़ में ला सकते हैं और यूज़ करते हैं। अब कहाँ कहाँ पे जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली लेवल पे, तो उसके साथ हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद ये ऑफिशियल सील होती है, किसकी? प्रेसिडेंट की ऑफिशियल सील होती है। अगर आपको कभी भी कोई पूछे व्हाट इज़ द ऑफिशियल सील ऑफ प्रेसिडेंट, तो आप वहाँ पे क्या लिख सकते हो? नेशनल एम्ब्लम। उस तरीके से इंडिया सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का ये जो एक ऑफिशियल सील होती है, जिसको गवर्नर या फिर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इसका यूज़ करता है, या वाइस प्रेसिडेंट यूज़ करता है इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद बात करें, ये सिंबल है, ये इंटरनेशनली लेवल पे ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया के एक सिंबल है जो हमारी इंडिया को पूरे वर्ल्ड वाइड में, विश्व भर में रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे इस अगर एम्ब्लम की बात करें तो आप हर एक कंट्री के वीज़ा के जो पासपोर्ट बनते हैं उसके ऊपर आप इसका देखोगे। उसके बाद जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई भी ट्रीटी साइन होती है किसी दो कंट्री के बीच में, या फिर पासपोर्ट की बात करें तो उसके ऊपर यहाँ पे इस सिंबल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसको अपने इंडियन करेंसी के ऊपर भी आप देख सकते हैं, 100, 2000 के नोट के ऊपर, 500 के नोट के ऊपर आप देखते हैं, 10, 20 या 50 के नोट के ऊपर, या 100 के नोट, 200 के नोट के ऊपर भी इसका सिंबलाइज करा गया होता है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन इंडियन करेंसी के ऊपर भी इसका सिंबलाइज करा गया है, इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो अशोक चक्रा होता है, जिसको आप व्हील के तरीके से देखते हैं, जिसकी 24 स्पोक्स थी, तो यहाँ पे ये 24 स्पोक्स 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये यहाँ पे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये यहाँ पे एक और यूज़ है, क्योंकि जो यहाँ पे नेशनल जो अशोका जो चक्रा है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, सेम उसको भी नेशनल फ्लैग के वाइट बैंड के अंदर हम सेंटर में इसका यूज़ करते हैं। और अगर मैं आपको पूछूँ कि जो हमारे फ्लैग की साइज़ होती है वो क्या रहती है, 2:3 रहती है, तो वो भी आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करते डिफरेंट, अब यहाँ पे जो लास्ट और फाइनल पॉइंट यहाँ पे बात करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूँ कि जो यूजेज होता है हमारा एम्ब्लम का, वो एक बहुत ही रेगुलेटेड होता है, अच्छे तरीके से इसका यूज़ करा जाना चाहिए। तो यह यहाँ पे एंड सेपरेट कर दे, तो ये रिस्ट्रिक्ट होता है किसके द्वारा? अंडर स्टेट एम्ब्लम ऑफ इंडिया, यानी इसके अंदर प्रोहिबिटेड किया जाता है, यानी जिसका इम्प्रॉपर आप यूज़ नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक एक्ट बनाया गया था 2005 के अंदर, जिसके अंदर यह बताया गया था कि कोई भी इंडिविजुअल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको अपने ऑफिशियली तरीके से इसको यूज नहीं कर सकती। या आप देख रहे हैं यहाँ पे नेशनल एम्ब्लम, उसके नीचे लिखा है सत्य में जयते। तो इस तरीके से आप इसको भी दूसरे किसी अपने प्राइवेट बिजनेस के अंदर या अपने इंडिविजुअली तौर तरीके पर इसको आप यूज नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बड़ा कानून बना गया, जो यहाँ पे हमारी नेशनल की इंटीग्रिटी और प्राइड के बारे में एक मीन्स अच्छा स्टेप है, ताकि हर एक बंदा इसको यूज ना कर पाए। इवन दैट क्यों यहाँ पे करना भी चाहिए, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है, अपना सम्मान होता है। इसीलिए हमें कंट्री की रिस्पेक्ट के साथ साथ अपने नेशनल के जो सिंबल्स हैं, जो पूरे दुनिया भर में हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको यूजेज में आपको सिंपल सी बात करूं तो ये यहाँ पे सत्य में जयते आपको देख रहे हैं। तो यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बात करी, टाइगर्स के बारे में बात करी, क्या रिप्रेजेंट लायन की बात करी, तो ये लॉयंस जो है ये क्या रिप्रेजेंट करते बात करें। यूजेज ऑफ एम्ब्लम मैंने कहा करेंसी के ऊपर हम इसका यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे कॉइन के ऊपर भी इसका यूज़ होता है और आप सभी को पता है। या फिर पासपोर्ट की बात करें या इंटरनेशनल लेवल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर हम इसका यूज़ भी करते हैं।
उसके बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे लास्ट और फाइनल पॉइंट है, जो नेशनल एम्बलम होता है हमारी इंडिया का, ये एक सिंबल है। ये एंशिएंट कमिटमेंट को बताता है कि जो हमारे पुराने ज़माने के अंदर जो कमिटमेंट थी, जो बातें थी, उनको बताता है, ताकि वो हम विश्व भर में अंदर एक अमन और शांति के या एक अच्छी सोच के साथ इसको रिप्रेजेंट कर पाएँ और एक फैला पाए। और इसीलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ये इंडियाज़ की आइडेंटिटी और उसकी सॉवरेनिटी को यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है। डियर फ्रेंड, आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे सॉवरेनिटी ये क्या होता है ये समझ नहीं आता, तो सिंपल सी मैं 5-6 सेकंड्स के अंदर आपको समझा रहा हूँ। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि ऐसा ही कंट्री जिसके अपने कानून हो, जिसके अपने तौर तरीके हों, अपने कानून हो, तो उसको आप सॉवरेन कंट्री भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉवरेनिटी को भी बताते हैं। और यहाँ पे जो हमारा नेशनल एम्बलम है, इस तरीके से हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी को भी शो करता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। सो आई होप डियर फ्रेंड आपको समझ आया। डियर फ्रेंड, एक बार और मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी क्या देखें हाइट और यहाँ पे इसकी विथ देखें, लेंथ या विथ देखें, आप देख रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर इस तरीके से होता है और 3 सेंटीमीटर इस तरीके से होता है। तो आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से एक फैक्ट जानने को मिला कि जो हमारे नेशनल एम्बलम की साइज होती है 5:3 सेंटीमीटर होती है, यानी 5 और 3 सेंटीमीटर की होती है। 5 इसकी अगर हाइट ले लें या लेंथ मान लें आप 5 होती है, और अगर इसकी आप विथ या ब्रेथ मान लें तो इसकी 3 सेंटीमीटर होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेशनल सत्य में जयते, जिसको इंग्लिश के अंदर ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स भी कहते हैं कि सच की हमेशा जीत होती है। तो एक बार आप सभी मेरे साथ कहें हेल इंडिया, कि भारत माता की जय। तो आप सभी क्या कहेंगे? हेल इंडिया। उसके बाद एक नारा मैंने आपको बताया था इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस के अंदर कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं? अप विद इंडिया, अप विद इंडिया। सो भारत माता की जय। सो थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं करा, लाइक कर दे और दूसरों के साथ भी शेयर कर दे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन कम टू नो आर दिस वीडियो रियली हेल्पफुल फॉर you or not. Please don't forget to give your feedback so that I can come to know. Thank you very much for your patience. Thank you very much for your help, support, and please be same for forever. आप सभी का सहयोग ऐसा ही बना रहे. Thank you very much and don't forget to subscribe this channel. And if you haven't, press the bell icon so that you can get notification of upcoming videos. Thank you very much. Stay safe, stay home, and please take care about your health.